नमस्कार, मैं आद्या। आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। दोस्तों, कोरोना महामारी से लड़ते हुए दुनिया को लगभग 2 साल हो चुके हैं, किंतु आज तक भी इसके विषय में सही तथ्य किसी को नहीं पता लग पाए हैं। तो इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना महामारी को बहुत ही नज़दीक से देखा है और इसका अनुभव किया है। तो आइए मिलते हैं श्री सचिन गुप्ता जी से। नमस्कार। सर, आपका कोरोना से सामना कब और कैसे हुआ? ये बात 26 अप्रैल की है, जब उस दिन हमारे पिताजी को काफ़ी तेज़ फीवर था और रात में उनको ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी डाउन होने लगा। ऐसी सिचुएशन में हमने फिर जो भी हमारे कांटेक्ट में हॉस्पिटल से हमने वहाँ फ़ोन किया, लेकिन सभी जगह से हमें एक ही जवाब मिला कि अस्पताल में जगह नहीं है। हम उनको फिर सरकारी अस्पताल सहारनपुर ले गए, जहाँ पर रात को लगभग 12-1 बजे हमको टेस्ट करके बताया गया कि हमारे पिताजी कोरोना पॉजिटिव हैं और इनको सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोविड सेंटर में रिफ़र किया जा रहा है। जी। तो सुबह 4-5 बजे के लगभग उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज सहारनपुर भेज दिया गया और उसके बाद फिर मैं घर वापस आया। जी। तो सर, फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रही? उसके बाद फिर मेरा अस्पताल में डेली जाना का मामला शुरू हुआ। जी। हमारे यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो हॉस्पिटल था और मैं रोज़ जाता था अपने पिताजी के हालचाल जानने के लिए कि वो किस अवस्था में है, क्या उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरह की उनकी मतलब हालत है, यही सब के लिए मैं फिर वहाँ पे जाना शुरू किया। जी। तो वहाँ का मैनेजमेंट कैसा था? वहाँ का मैडम कोविड मैनेजमेंट में यही बताना चाहूँगा कि सूचना तंत्र बहुत पुअर था। मतलब मेरे जैसे हज़ारों लोग वहाँ पर आते थे अपने पेशेंट के बारे में जानने के लिए, लेकिन हम लोगों को सूचना नहीं मिल पाती थी कि कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या उनकी स्थिति है, कौन सी मेडिसिन दी जा रही है। इवन ये तक नहीं पता था कि अस्पताल में हमारे जो फादर हैं वो किस रूम में है, किस वार्ड में है। मतलब नंबर पता था, लेकिन हमको वैसे नहीं पता था जाने की किसी प्रकार की। चलो, तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत नहीं अनुमति थी, लेकिन सूचना की स्थिति ऐसी थी कि सभी लोग वहाँ पर परेशान अवस्था में ही रहते थे। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहाँ पर उस दौरान 10-12-15 दिन के लगभग मैं गया, तो मैंने महसूस किया कि जो हार्ट के पेशेंट थे या फिर जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे उनकी कैजुअलिटी रेट काफ़ी था वहाँ पे, क्योंकि उससे संबंधित ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल था। तो इस वजह से बड़ी दिक्कत थी वहाँ पर। इन बिटवीन क्या हुआ, एक दिन वहाँ पर कोई बड़े नेताजी आए, एमएलए एमपी जो भी रहे होंगे, और उनके साथ डीएम एसडीएम तहसीलदार सीएमओ काफ़ी लोगों काफ़ी गाड़ी आई, तो लोगों ने अपनी समस्या उनके सामने रखनी शुरू करी। तो जब मेरा उनसे आई कांटेक्ट हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि सर, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सूचना तंत्र को इसको जो है विकसित करें और कोशिश करें कि सबके फ़ोन नंबर लेके फ़ोन के माध्यम से उनको सूचना दे दी जाए दिन में 2 टाइम, जिससे लोगों को थोड़ा धैर्य बना रहेगा उनके पेशेंट की अवस्था कैसी है। तो मेरी बात तो उन्होंने पता नहीं सुनी या नहीं, वो गाड़ी में बैठे और चले गए। इसी बीच एक अचानक से बड़ी एक और घटना हुई। 10 मई को रात को 1:30 बजे हमारे घर पे फ़ोन आया अस्पताल से। वो कहने लगे कि आपके जो पेशेंट हैं उनकी हालत बड़ी क्रिटिकल है। तो हमने उनसे पूछा कि ये क्रिटिकल है तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको आप जो है आईसीयू में ले जा रहे हैं, वेंटिलेटर, कुछ तो आप कर रहे होंगे। हमने कहा नहीं, हमारा काम सूचना देना है, हमने आपको सूचित कर दिया है। अरे, हमने कहा आपने सूचित तो कर दिया है, आगे का रास्ता भी तो बताइए, हम वहाँ आ जाते हैं, उनको कोई रिफ़र करना है, कुछ तो बताएं आप। उन्होंने फिर वही कहा, नहीं हमारा काम तो आपको सिर्फ सूचित करना। अरे, हमने कहा डॉक्टर से बात कराइए। उन्होंने कहा डॉक्टर से बात नहीं हो पाएगी। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा ठीक है। हम फिर अगले दिन अपने पिताजी को हमने वहाँ से तुरंत डिस्चार्ज कराया और मेरठ के लिए मुजफ्फरनगर के लिए हमने उनको रिफ़र कराया। जहाँ पर मुजफ्फरनगर में जब हम उनको जो डॉक्टर साहब थे उनके पास ले गए, उन्होंने फिर कहा कि अभी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, आप घर पे ही इनको ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, ट्रीटमेंट मैं फिर घर पे रहकर इनको दूंगा। अच्छा। तो इस तरीके से उनका घर से ट्रीटमेंट तो स्टार्ट सर, हुआ। आप इस कोरोना महामारी को कैसे देखते हैं? कोरोना एक बीमारी है, इसको महामारी मुझे लगता है बनाया गया है, और इसको महामारी बनाने में मुझे महसूस होता है कि सरकार के साथ साथ ये जो सरकार, जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरकार है, उनके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो इस विषय पर जो प्रसारण रहा, उसने इसको जो है महामारी बनाया है। अचानक से लॉकडाउन और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो भी इस विषय पर प्रचार रहा, उसने लोगों के अंदर इस बीमारी के प्रति भय के साथ साथ जो है एक मानसिक अवसाद, और इसके साथ साथ जो है एक ऐसी स्थिति में उसको लाकर छोड़ दिया कि लोगों के अंदर
लोगों का जो मेंटल लेवल है वो इस कदर जी डाउन हो गया कि वो बीमारी लोगों पर हावी हो गई। जिसका नुकसान ये रहा कि कैजुअलिटी रेट, बढ़ गया। कुछ ऐसे लोग भी इस बीमारी में मृत्यु का शिकार हो गए जो वास्तव में कोरोना से पीड़ित नहीं थे। जी इसको आप भय कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, डिप्रेशन कह सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा माहौल ना क्रिएट किया जाता तो शायद कैजुअलिटी भी कम होती और लोगों को इलाज भी आसानी से अस्पतालों में उपलब्ध हो जाता। जी तो लेकिन जो ये सर वातावरण पैदा किया गया इसके कारण से ही ये सब बदहवास वाली स्थिति पैदा हुई है। जी तो सर जैसा आप कह रहे हैं तो क्या आप लॉकडाउन को गलत मानते हैं? व्यक्तिगत रूप पे अगर व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं कहूँ तो मुझे ये उचित नहीं लगता लॉकडाउन। इसके आपको जो है मैं अगर आप ये तथ्यात्मक बात करना चाहेंगे तो इसके विषय में मैं आपको प्रमाण भी देना चाहूँगा। मेरे पिताजी बीमार थे, जी मेरी माताजी और मैं उनके साथ लगातार संपर्क में थे, उनकी तीमारदारी हम दोनों करते थे, उनकी देखभाल उनके मतलब बिल्कुल कांटेक्ट में मैं और माताजी रहे। लेकिन ना तो मेरी माताजी को कोई ऐसी समस्या हुई ना मुझे हुई। ये तो एक पर्सनल रीज़न हुआ। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जब अचानक से लॉकडाउन लगाया गया तो लाखों की तादाद में जो मज़दूर थे उन्होंने अपने घरों में पलायन किया। ये जी सब ने देखा है। तो अगर ये बीमारी इतनी ही फैलने वाली होती इस तरीके से जैसा बताया गया हमको, जी तो मुझे लगता है कि उन लाखों मज़दूरों में बहुत कैजुअलिटी होती, सड़कों पे ही होती है। जी लेकिन मज़दूर सब अपने घर पहुँचे, सुरक्षित रहे। जी तीसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, किसान आंदोलन इस बीच चलता रहा। 1 साल किसान आंदोलन चलता रहा। जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का किसी प्रकार से पालन नहीं कराया जा सकता। जी लेकिन क्या हुआ, हमने तो किसान आंदोलन में किसी की कोरोना से डेथ नहीं सुनी मीडिया या किसी भी सोर्स के जी माध्यम से। लोग सुरक्षित थे तो वहाँ क्यों नहीं फैला कोरोना। चौथी चीज़ ये है कि हमारे देश में तो हमेशा चुनाव का माहौल रहता है। आप देखें चुनाव में लाखों की भीड़ जाती है, जी लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। जी तो अगर इस तरह की ही स्थिति है तो अब तक तो इस देश में करोड़ों लोग मृत्यु का शिकार हो सकते थे। जी तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की, अब ये लॉकडाउन या ये जो 14 दिन में ही कोरोना ख़त्म होगा, ये थ्योरी कहाँ से डेवलप हुई, किसने डेवलप की? अगर हम पास्ट में देखें तो हमें पता चलता है ये चीज़ चाइना से पैदा हुई। चाइना ने ही दुनिया को बताया कि इसका इलाज लॉकडाउन है और 14 दिन का ये वायरस है। जी उसी के बेस पे दुनिया चल पड़ी। और आश्चर्यजनक रूप से जब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया लॉकडाउन से जूझ रही थी, चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था खोल के रखी, अपना कंट्री को खोल के रखा और आज की डेट में वो आर्थिक रूप से इस कोरोना काल में अत्यंत संपन्न स्थिति में पहुंच गया जी और कंट्रीज की अर्थव्यवस्था बैठने लगी। और अभी भी चाइना का यही मोटो रहता है, वो कभी कभी खबर बनाने के लिए अपने किसी भी प्रांत में थोड़े दिन का लॉकडाउन लगा देता है, जिससे दुनिया इसी फ्रेम में रहे कि नहीं इसका इलाज लॉकडाउन है या ये सब है। जबकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हम लोग गलत दिशा में इस विषय पर दौड़ रहे हैं। जी तो सर जैसे कोरोना के इतने मामले आ रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? मैडम कोरोना के जो मामले हैं कैसे आ रहे हैं, वो टेस्टिंग की जा रही है। जी टेस्टिंग की जा रही है। अब आपको टेस्टिंग का भी बड़ा रोचक किस्सा मैं बताता हूँ कि जब उस दौरान मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब थी, मुझे भी फीवर हो गया। तो मेरे घर के लोग डर गए, उन्होंने कहा भी फीवर हुआ है तो आप भी टेस्ट कराओ। तो उस टेस्टिंग को कराने के लिए मैं सरकारी अस्पताल में गया। 15 मई को गया, मेरे पास आज भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड। तो 15 मई को जब मैं टेस्टिंग कराई मेरी, उन्होंने वो जो कौन सी टेस्टिंग होती है, एंटीजन टेस्टिंग की। जी एंटीजन टेस्टिंग करके मुझे बताया गया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। जी अब तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी। उसके बाद फिर मेडिसिन जो भी है 5 दिन के लिए मुझे दवाई दे के घर भेज दिया कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ। ओके मैं घर आ गया, मैंने देखा मैंने कोरोना पॉजिटिव लग तो रहा नहीं कि मैं कोरोना पॉजिटिव, मुझे अपने आप में लग रहा था क्योंकि मुझे फीवर जो हुआ था वो एक्सर्शन से हुआ था। उस दौरान मेरी काफ़ी भागदौड़ रही अपने पिताजी को लेके। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने उस बात को विषय को उस समय घर में किसी से जिक्र नहीं किया। मैं नेक्स्ट डे फिर गया अपना टेस्ट कराने जी सेम हॉस्पिटल में। मेरा सेम टेस्ट हुआ और उसी दिन मुझे नेक्स्ट डे फिर कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट दे दी। तो अब मैडम आप ये बताइए कि इस टेस्ट की क्या ऑथेंटिसिटी रह गई? जी ये टेस्टिंग का भी इसलिए क्या खेल है क्या नहीं है, ये तो जो किट बनाने वाले हैं जो भी हो तो उनको पता होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो टेस्टिंग का भी, इसमें भी प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि कि आप किसी भी टेस्ट को अगर आप करेंगे किसी के 100% रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होते। उनमें जो है आपको
एक्यूरेसी नहीं मिलेगी उसमें, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत कमी जरूर मिलेगी, 20-30% का उसमें रहता है। तो जहाँ तक ये है कि इस विषय पर अगर मामले बढ़ रहे हैं तो इसमें भी ये कोई विशेष बात मैं नहीं समझता कि कोई चिंता इस तरह से करने वाली है। जी सर, अभी इस विषय को यही विराम देते हैं। तो दर्शकों, सचिन जी के अनुभव को जानने के लिए हम इस वीडियो के दूसरे भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।